हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सी टेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, आज हम लोग जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वह है सीटीटी फरवरी 2026। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो एक लाइव क्लास देखे थे उसमें से सेट नंबर 74 की बात थी, और आज यह जो सीडीपी का सेट नंबर है वो 75 नंबर सेट की बात होगी। तो आज हम देखते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या कुछ खास है। तो देखते हैं मेरे भाई कि आज इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्नों का समावेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो मेरे दोस्त, इसमें कहती है एक लड़की कि कल हम आपको भोजन दिए, आज आप अपना भोजन दीजिए। अर्थात कोहल वर्ग में हम लोगों ने पढ़ा था कि आप हमें बिस्कुट दोगे तभी हम आपको चॉकलेट देंगे। कहता है कि यह किस उपावस्था और किस अवस्था की बात, कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत। कहता है आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत। तो मेरे दोस्त, इसमें कहता है अच्छा लड़का, इसमें कहता है क्या कि आप हमें बिस्कुट दोगे तभी हम आपको चॉकलेट देंगे। अर्थात यांत्रिक अभिमुखता, इसको आदान प्रदान कहते हैं। इस क्वेश्चन में जब आयोग ने क्वेश्चन पूछा तो ये एक क्वेश्चन तो ठीक किया, एक करेक्ट स्थान में एक ये गलत आ जाता। यहां पर होना चाहिए था पूर्व परंपरागत, चूंकि लेन देन अभिविन्यास जो है वो पूर्व परंपरागत का है, लेकिन फिर भी आयोग ने भी यही आंसर लिया और हम भी इसका यही आंसर देंगे। अर्थात विकल्प नंबर डी आपका आंसर होगा। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कह रहे हैं? समाज के द्वारा जो लिंग के बारे में कहा गया वो क्या है? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिका, जेंडर पहचान या जेंडर रूढ़िवादिता। तो जो हम लोग समाज में देखे हैं उसको बाबू कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं। विकल्प नंबर 4 आपके सही आंसर होंगे। क्या आंसर होगा? विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर। कहता है हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता हर घर के कार्य में लगा रहता है, माता साहसी गतिविधियां करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? अर्थात इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि लड़का वाला काम लड़की कर रही है और लड़की वाला काम लड़का कर रहा है। तो इससे क्या होगा? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो जब लड़का वाला काम लड़की और लड़की वाला काम लड़का करेगा तो यह जेंडर रूढ़िवादिता समाप्त होने की बात होगी। अर्थात विकल्प नंबर बी हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात। वाइगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्थापित करता है तो इसे क्या कहते हैं? अब देखो, सहयोग द्वारा विस्तारित करेगा तब इसे पार,
लेकिन यदि इसे अवस्था में जोड़ेगा तब इसे सविपस्त विकास क्षेत्र। तो इसका कहता खोज पूर्ण अधिगम, सविपस्त विकास क्षेत्र, पार या फिर अंतः व्यक्ति निश्चितता। इसका सही आंसर क्या होगा? पार। विकल्प नंबर सी आपके सही आंसर हो। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होती है? क्या कह रहा है? परकल्पित निगमनात्मक तर्क। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो प्रतीकात्मक चिंतन कहेगा तो दूसरी, लेकिन परकल्पित निगमनात्मक कहेगा तो चौथी अवस्था, अर्थात विकल्प नंबर 4 हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है तो डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। मतलब समाज और संस्कृति पर किसने ज्यादा बल दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगॉस्की, अल्बर्ट बैंडोरा। तो समाज और संस्कृति का जिन्होंने चर्चा किया उनका नाम है लेव वाइगॉस्की। विकल्प नंबर सी हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, तो तार्किकता को हतोत्साही नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो सकता। कहता है एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्री, तो केवल मूर्त सामग्री पर बल एनसीएफ नहीं है, केवल वाला तो आंसर होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? आपका विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। फटाक से देखेंगे कि आगे का क्वेश्चन मेरे भाई कहता क्या है, फटाफट बताइएगा। कहता है हावर गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? ध्वनि, ताल तथा शब्द के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्ति के आवाज के स्तर, ताल, सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न की खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो मेरे दोस्त तार्किक गणितीय योग्यता की बात जहां होगी वो क्या हो जाएगा? आपका विकल्प नंबर डी, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। आपका विकल्प नंबर 4 सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्तों वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्य तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जा सकता है? कहता है सामाजिकरण कहा जाएगा, समावेशन कहा जाएगा, मुख्य धारा से जुड़ना कहा जाएगा, विभेदीकरण कहा जाएगा। तो उसका सही होगा मेरे दोस्त सामाजिकरण। समाज के नैतिक चीजों को जोड़ने और बताने की काम करता है। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत विभिन्नता का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करेगा। मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता ना ही पर्यावरण प्रभावित करेगा। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं।
अर्थात विकल्प नंबर डी हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्या आंसर होगा बाबू? विकल्प नंबर डी हम लोगों का सही आंसर होगा। कहता है एक प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है मेरे दोस्त। कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। सही है, विद्यार्थी के द्वारा ही करवाने की बात है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता। तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रगतिशील शिक्षा की बात होगी तो क्या होगा? ज्ञान की संरचना की जाती है। विकल्प नंबर एक हम लोगों के सही आंसर हो। क्लियर? आगे की बात, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? विकल्प नंबर डी हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी विभिन्न स्रोतों से वार वार यह बताया गया है। क्या कह रहा है? विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आवश्यक के प्रभाव, आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? क्या कह रहा है मेरे भाई? क्या पहल करना चाहिए? इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थी के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। क्या कर रहा है? प्रतियोगिता आयोजित, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्रों में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? डी नंबर हम लोगों का आंसर। प्रत्येक वर्ग का रोल मॉडल प्रस्तुत करने पर बल दिया जाना चाहिए। विकल्प नंबर डी हम लोगों का सही आंसर होगा। क्लियर? कहता है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या कह रहा? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चों में अपनी योग्यताओं एवं शक्तियों के अनुसार सीखने की क्षमता है। सही बात है, सारा बच्चा सीख सकता है, सारे बच्चों में योग्यताएं होती है। कहता औसत अधिगमकर्ता के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए? कदापि नहीं। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली गया। सबसे बेहतर आंसर क्या होगा बाबू? विकल्प नंबर एक आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, ये इस क्वेश्चन में मेरे भाई कहता है कि एक विद्यार्थी
कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्द या अक्षर को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने और याद करने में भी दिक्कत कर रहा। ठीक है, मतलब जो कुछ भी कह रहा सब में प्रॉब्लम है। किसकी संकेत देता है? एक स्वालीन विद्यार्थी के रूप में, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के रूप में, अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के रूप में, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के रूप में। तो इसका क्या हो जाएगा? अधिगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के रूप में। विकल्प नंबर सी आप लोग का सही आंसर होगा। आगे की बात हम लोग करते हैं। एक शिक्षिका समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, अभ्यास एवं रटने पर बल देना, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तर को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी से नकल करने पर दबाव डालना। फिर कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्य को विकसित करना। तो मेरे भाई क्या कहेगा? प्रत्येक विद्यार्थियों के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों को विश्लेषण के आधार पर आप उद्देश्य विकसित कीजिए। अर्थात विकल्प नंबर डी हम लोगों का सही आंसर होता है। क्लियर? आगे की बात करते हैं। देखिएगा, कहता है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, कहता अन्य परिप्रेक्ष्य में प्रोत्साहित कर, था मूल विचार को महत्व देकर, कह रहा विद्यार्थी को जोखिम लेने, चुनौती का सामना करने को हतोत्साहित करके। तो मेरे भाई ना तो बी होगा और ना ही डी हो। अपसारी अभिसारी चिंतन हतोत्साहित हो, उम्मीद कर सकते, चूंकि अपसारी चिंतन है तो कह रहा है कि एक शिक्षिका सृजनशील को, तो अपसारी चिंतन पर भी बल होता है और अनेक परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचार को महत्व देकर। अपसारी चिंतन तो होना चाहिए, लेकिन सृजनशील बच्चा में अपना मौलिक विचार मूल निकालना चाहिए, जो दुनिया के सामने में थोड़ा भी नया लगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी आप लोग के सही आंसर। क्लियर? आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? क्या कह रहा है? सार्थक अधिगम का पक्ष। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षण की संख्या को बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, विषय वस्तु तथा बच्चों को संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखने की क्षमता। तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब भी बच्चों के सार्थक अधिगम पक्ष की बात कीजिए तो विषय वस्तु को बच्चों के कुशलता के अनुसार उसके सिखाने के प्रति आपका व्यवहार सही होना चाहिए, सकारात्मक होने चाहिए। विकल्प नंबर डी आपके सही आंसर होंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अनम्यता एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य, कहता है प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। फिर कहता साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तो सबसे बेहतर क्या होगा? साधन साध्य विश्लेषण समस्या को कई उपलक्ष्यों में विभाजित करने की बात होती है, अर्थात विकल्प नंबर डी हम लोगों के सही आंसर हो। क्लियर? आगे की बात कहता है निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? ठीक है, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना,
प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद, परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, किस प्रणाली पर नहीं होता है, तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। विकल्प नंबर 4 आपके सही आंसर हो। क्लियर? आगे की बात करते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। मतलब कक्षा में जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसके लिए किस प्रकार का बर्ताव ज्यादा अपेक्षित माना जाता है। कह रहा है बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना होगा, उनसे बात करके और उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, उनसे बात करना चाहिए, उनके अरुचि के कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। विकल्प नंबर सी हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बात करते हैं। संरचनावादी उपागम बताती है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रवद याद करना। तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। विकल्प नंबर 1 हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर? आगे की बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजा अनुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं और इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, कहता है संवाद के द्वारा बच्चों को इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चे के इन विचार को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचार एवं सिद्धांत को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों के इन विचारों के लिए डांटने चाहिए। तो कौन सा आंसर होगा मेरे भाई, विकल्प नंबर 1, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना सही है। ठीक है, विकल्प नंबर 1 हम लोगों के सही आंसर होंगे। कहता है संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। क्या कह रहे हैं मेरे भाई, संज्ञान और संवेग के बीच एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करता, एक दिशीय संज्ञान संवेग को प्रभावित करता, द्विदिशीय दोनों के बीच गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। क्लास में आपको अच्छे से बताया गया है, संज्ञान और संवेग भाव, ठीक है, जुड़े हैं अंतः तरह से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका आंसर हो। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करता, विद्यार्थियों की अभिरुचि करेगा, शिक्षा शास्त्र रणनीति करेगा, विद्यार्थी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ ये भी करेगा। ठीक है, अर्थात 1, 2, 4 3 नंबर विकल्प है। ठीक है, तो 3 नंबर भी इसका कोई विकल्प होना चाहिए था। ठीक है, तो उस अनुसार 1, 2, 3 चारों होता। ये क्वेश्चन इस प्रश्न के लिए 1, 2, 4 भी होगा। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे, लेकिन 3 नंबर विकल्प नहीं है, वह भी संभवतः होना ही होता, इसलिए विकल्प 4 था। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास एवं बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। तो क्या हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। विकल्प नंबर 1 हम लोगों का सही आंसर होगा। क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहता है मेरे दोस्त, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, ठीक है,
ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, निर्णय लेता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित न उसी गतिविधि के हिसाब से निर्णय लेने की बात करता। इसका मूल कारक मेरे भाई क्या कहते, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए। तो ये तो नहीं होगा। अब आते हैं दो, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास और समझने के लिए अधिगम से आनंद। क्या कह रहा है, पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार। तो जब पुरस्कार पाने की इच्छा से करेगा तो भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, देख के चीजों को उसमें विकास कर रहा है, विश्वास कर रहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 नंबर हम लोगों के सही आंसर होंगे। क्लियर, आगे की बात करते हैं। कहता है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं, यह कि बच्चे शुरू से शुरुआत करते हैं। गया सही आंसर क्या होगा, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। विकल्प नंबर बी आपके सही आंसर हो। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। शारीरिक वृद्धि विकास बहुत तेजी से होता है, अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि अधिगम मुख्य रूप से संवेदी चालक होता। तो ये तो होगा नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, सी नंबर। चूंकि मध्य बाल्यावस्था का एज होता है 6 से 11 वर्ष और जीन पियाजे का जो होता है एज वो 0 से 2, 2 से 7 और 7 से 11 होता है मूर्त संक्रियात्मक का, और बच्चा उसमें तार्किक सोचेगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर आपके आंसर होंगे। क्लियर, आगे की बात। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की कौन सी एजेंसी है, मनोवैज्ञानिक, प्राथमिक, मध्य एजेंसी, द्वितीयक। तो परिवार और पास पड़ोस क्या होते हैं, प्राथमिक एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में, इस क्लास में, इस सेशन में सेट नंबर 75 की बात कर लिए, 30 क्वेश्चन की बात किए। तो मेरे दोस्त इस वीडियो में यही 30 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक जाते जाते वही बात मेरे भाई, यदि आपको लगता होगा कि यहां से कुछ फायदा मिल रहा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जबरदस्त करें। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।